अब तक आपने कई रिपोर्ट्स और कई अखबारों में ये पढ़ लिया होगा कि उत्तराखंड का जोशीमठ टाउन एक गंभीर खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में जो घर मौजूद हैं उन घरों में हमें बहुत बड़े स्तर पर क्रैक्स देखने को मिले हैं। कई क्षेत्र जमीन में धंस रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के जान माल पर बहुत ज्यादा गंभीर संकट पैदा हो गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद जोशीमठ से संबंधित कुछ बुनियादी बातें जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा शहर है ये जमीन में क्यों धंसा जा रहा है। इसके बाद इस पूरे जमीन में धंसने की जो प्रक्रिया है इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका हो सकती है उस पर बात करेंगे और अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है, जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर जैव विविधता एवं पर्यावरण और संरक्षण जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की खबर की बात करें तो खबर हमने हमेशा की तरह इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सेक्शन से ली है और इस खबर में भी जो जोशीमठ है उसमें किस तरह की स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति क्यों बनी है उन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश की गई है। ये तो खबर की बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं और जोशीमठ के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो जोशीमठ की बात करें, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन होने के साथ साथ ये जो पूरा क्षेत्र है ये तीर्थ स्थल भी है। और यदि आप ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 से गुजरेंगे तो आपको ये क्षेत्र उसी रास्ते पर पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को हम बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जैसे स्थलों के लिए इन तमाम स्थानों के लिए गेटवे के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि यदि आप इस हाईवे से जाएंगे तभी आप इन क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और इन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जोशीमठ से गुजरना पड़ेगा। तो इसी वजह से जोशीमठ को इन तमाम स्थानों का एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जोशीमठ एक विश्राम स्थल भी है जहां पर इन तमाम जगहों पर जाने वाले जो लोग हैं वो पहले जोशीमठ में रुकते हैं, उसके बाद इन तमाम जगहों पर पहुंच पाते हैं। इसके अलावा जोशीमठ अपने मंदिरों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। इसमें नरसिम्हा मंदिर, कल्पवृक्ष मंदिर और श्री वेंकटेश्वर जैसे बहुत प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा जो जोशीमठ जगह है वो आदि गुरु शंकराचार्य मठ के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मठ को खुद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा गठित किया गया था, स्थापित किया गया था और इसी वजह से ये मठ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो उन्हें भारतीय दर्शन में एक विशेष स्थान दिया जाता है। उन्होंने भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाने में एक विशेष भूमिका अदा की थी। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर इसी मठ के आसपास एक जो गुफा मौजूद थी, एक केव मौजूद थी, वहीं बैठकर तपस्या की थी और वहीं तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, खासतौर पर हिंदू दर्शन में, खासतौर पर भारतीय दर्शन में। इसके अलावा ये क्षेत्र जो है वो बद्रीनाथ मंदिर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दियों के मौसम के दौरान जब बद्रीनाथ को बंद कर दिया जाता है तो इस दौरान वहां पर जो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति मौजूद है उस मूर्ति को वासुदेव मंदिर में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और यह वासुदेव मंदिर भी जोशीमठ में ही मौजूद है। इस लिहाज से भी ये पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के महत्व को हम इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि भारत और चीन की सीमा पर जो सैनिक तैनात होते हैं उन सैनिकों की तैनाती के अलावा यहाँ पर जो हिमालयी क्षेत्र में जो लोग पर्वतारोही अभियानों के लिए जाते हैं, इन तमाम लोगों के लिए सबसे पहले जो ठहरने की जगह होती है, सैनिकों के साथ साथ पर्वतारोहियों के लिए ठहरने की जो जगह है वो जोशीमठ होती है। पहले यहीं पर रोका जाता है, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान किया जाता है। यानी जाहिर तौर पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रणनीतिक लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इस क्षेत्र के महत्व पर बात की और इसी क्षेत्र पर अब मौजूदा समय में संकट पैदा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये संकट आया कैसे, इस संकट के कारण क्या हैं? इसके कारणों को समझने की कोशिश करें तो इसमें इस संकट के पैदा होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है
वो है इस क्षेत्र की ज्योग्राफी की, इसकी भौगोलिक स्थितियों की। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, ऐसा कई रिपोर्ट्स से हमें पता चला है, कई वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें ये पता चला है कि जो पूरा क्षेत्र है, ये भूस्खलन के मलबे पर मौजूद है। यानी जब ये क्षेत्र गठित नहीं किया गया था, जब स्थापित नहीं हुआ था, जब पूरा शहर नहीं बसाया गया था, तो उससे पहले इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे लैंडस्लाइड देखने को मिले थे, बहुत सारे भूस्खलन आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मलबा एकत्रित हुआ और उसी मलबे पर बाद में एक शहर बसाया गया, जिसको अब हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। तो ये शहर जो है वो भूस्खलन के मलबे पर मौजूद है, और भूस्खलन के मलबे पर मौजूद होने की वजह से इस क्षेत्र की जो सहन क्षमता है, जो बियरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं दिया जा सकता, बहुत ज़्यादा वजन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इस पूरे क्षेत्र में जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी विनिर्माण गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसकी वजह से लोगों को रहने की जगह भी चाहिए। तो लोगों को जब रहने की जगह चाहिए तो इस पूरे क्षेत्र पर और ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा ये क्षेत्र एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यानी यहाँ पर टूरिस्ट यानी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। यात्रियों की संख्या होगी तो यात्रियों के लिए होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सुविधाओं की वजह से भी यहाँ की जो ज़मीन है उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार द्वारा पनबिजली परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिसमें एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बहुत ज़्यादा प्रमुख हो जाती है, और इस परियोजना के खिलाफ कई लोगों द्वारा विरोध भी किया गया है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग भी मौजूद है, नेशनल हाईवे 7 मौजूद है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। और पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा इस हाईवे के विस्तार के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेलेंग बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को चार धाम परियोजना का भी हिस्सा बनाया गया है। यानी इस पूरी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो चार धाम मौजूद हैं, उन सभी चार चार धामों यानी चार तीर्थ स्थलों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इन चार तीर्थ स्थलों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। यानी इस पूरी परियोजना के जरिए इन चारों के बीच कनेक्टिविटी यानी संपर्क को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। तो इन्हीं तमाम परियोजनाओं की वजह से इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र का जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, और उसी दबाव की वजह से अब मिट्टी नीचे धंसती चली जा रही है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अब ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। इससे पहले भी साल 1964 में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन गढ़वाल के कलेक्टर की अध्यक्षता में, उनका नाम था MC मिश्रा, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति में कुल 18 सदस्य शामिल थे। कुल 18 सदस्यीय समिति थी, जिसमें ITBP के मेंबर शामिल थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर शामिल थे। इसके अलावा कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स को, वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था, और साथ ही लोकल प्रशासन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके मेंबर्स को भी इस समिति में शामिल किया गया था। तो ये समिति बनाई गई। समिति का प्राथमिक कार्य इस पूरे क्षेत्र का आकलन करना था, और ये पूरा क्षेत्र किसी भी दुर्घटना के लिहाज से कितना ज़्यादा संवेदनशील है, इस बात का मूल्यांकन करना था। इस समिति ने साल 1976 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और समिति ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात कही थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस पूरे क्षेत्र में हमें प्रकृति और विकास के बीच यानी नेचर और डेवलपमेंट के बीच बहुत ज़्यादा असंतुलन देखने को मिल रहा है, और ये असंतुलन आगे आने वाले समय में गंभीर रूप धारण कर सकता है, और इसके खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमें देखने को भी मिल रहे हैं। इस पूरी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था ये जो पूरा शहर है, ये शहर मुख्य तौर पर पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत ही फ्रेजाइल, एक बहुत ही नाजुक क्षेत्र पर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा शहर बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सेस्मिक गतिविधियों के लिहाज से, यानी जो भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, उनके लिहाज से भी पूरा क्षेत्र जोन 5 में आता है। जोन 5 में आने का क्या मतलब है? तो जोन 5 में आने का मतलब है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा शहर है, वो भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। यानी यहाँ पर
भूकंपीय गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस लिहाज से भी पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में था। इसके अलावा इस समिति ने यह भी कहा था कि इस पूरे क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द अपनी जगह खाली करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, और इसके अलावा सरकार को यहाँ पर वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की सिफारिशें इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पेश की थी, लेकिन उस समय स्थानीय लोगों ने इस पूरी समिति की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था और अपने घरों को खाली करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। इसी के बाद अब हमें मौजूदा समय में इसी के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो कारणों की बात हुई कि ये जोशीमठ जो है वो क्यों धंसा जा रहा है ज़मीन में। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है। सवाल ये है कि इस पूरी घटना में जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका हो सकती है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव हो सकता है। उसके प्रभावों की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया के तमाम अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे ज़्यादा युवा है, सबसे ज़्यादा यंग है। यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो हाल के वर्षों में ही हुआ है। लेकिन हाल के वर्ष भी 1-2 साल नहीं है, बहुत ज़्यादा साल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरी पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा युवा है, बहुत यंग है। और यंग होने का मतलब ये होगा कि ये पूरी पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा नाजुक है और बहुत अस्थिर है, बहुत अनस्टेबल है। और जलवायु में और इसके अलावा जो हमारे मौसम में बहुत थोड़ा सा भी यदि बदलाव आता है तो इस थोड़े से बदलाव का प्रभाव भी हमें हिमालयी पर्वत श्रृंखला पर, हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र पर देखने को मिलता है। और आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया है। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में विश्व का तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इस बढ़ते तापमान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें हिमालयी क्षेत्र में जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं, हिमालयी क्षेत्र में जो बर्फ मौजूद है उस बर्फ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साल 2021-22 में हमें इस पूरे क्षेत्र में, हिमालयी पूरे क्षेत्र में, खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत सारी चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिली। इस पूरे क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिली, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इसके अलावा लैंडस्लाइड हुआ, हिमस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली इस पूरे क्षेत्र में। तो इस तरह की जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो 2021-22 में रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिली। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जो तमाम विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो आबादी बढ़ रही है, इस बढ़ती आबादी की वजह से यहाँ पर पेड़ों को भी बहुत व्यापक स्तर पर काटा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि इंसानों के रहने के लिए जगह बनाई जा सके। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जा सके। अब जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो इसकी वजह से मृदा अपरदन भी बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन भी बढ़ रहा है। सॉइल इरोजन बढ़ने का मतलब ये है कि मिट्टी की आपस में बंधे रहने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में हमें इस तरह की एक गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। तो हमने जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका हो सकती है उस पर बात की। अब यहाँ पर अंत में आगे की राह पर बात करते हैं, यानी किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं उन पर बात करते हैं। तो इस संबंध में जो सबसे पहला और सबसे इमीडिएट उपाय होगा वो ये होगा कि यहाँ पर जो लोकल लोग मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्हें किसी सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि उनको किसी भी जान माल के नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा इस संबंध में एक और तत्कालीन उपाय ये होगा कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो भी विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं उन परियोजनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। फिलहाल हमें पूरी तरह से रोक लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार को यहाँ पर वृक्षारोपण पर भी जोर देना चाहिए ताकि मिट्टी की जो क्षमता है, मृदा की जो क्षमता है, सॉइल की जो क्षमता है, उसे बहाल किया जा सके, उसे वापस लाया जा सके और मिट्टी को आपस में एक दूसरे को जोड़ कर रख सके। इसके अलावा हमें ये जो पूरी घटना है, इस घटना को हम एक चेतावनी के तौर पर भी देख सकते हैं, एक वार्निंग के तौर पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से मानवीय हस्तक्षेप एक नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकास यानी डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि ये पूरा क्षेत्र भारत चीन सीमा के बहुत ज़्यादा करीब मौजूद है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में हमें एक ऐसी धारणा की ज़रूरत है जो न केवल विकास को बढ़ावा दे
बल्कि उसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा की ज़रूरत है, जिसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति को नुकसान न पहुंचाया जाए, प्रकृति को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करें। तो ये तो आगे की राह की बात हुई। अब अंत में प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि हिमालय जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय हस्तक्षेप और अनदेखी का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालिया घटनाओं के आलोक में कथन की विवेचना करनी है। यानी आपको बताना है कि किस तरह से यदि हम मानवीय हस्तक्षेप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो इसकी वजह से जो जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, जैसे हिमालय का इकोसिस्टम, इस पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस पर बहुत नकारात्मक, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। आपको इस कथन की विवेचना करनी है, इसका मूल्यांकन करना है, मुख्य तौर पर हालिया घटनाओं के आलोक में। जो हालिया घटनाएं हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि BRO की फुल फॉर्म क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।